आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं हम कक्षा 7वीं का आखिरी अध्याय, जो कि है 13वां अध्याय, अपशिष्ट जल की कहानी। चलिए तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल, जो जिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जल हमारी जीवन रेखा जल हमारी जीवन रेखा स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करें। क्रियाकलाप 13.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। देखो, स्वच्छ जल के उपयोग क्या है? एक तो पेयजल, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु को ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? हाँ भाई दोस्तों, इसमें सही बताया गया है कि स्वच्छ जल के लिए लोगों को गांवों में कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था जल को भरने के लिए, लेकिन अब इसका निदान हो गया काफ़ी हद तक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से किन किन गांवों या किन किन गांवों में प्रधानमंत्री जल योजना, मतलब प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा आपके घरों तक पानी पहुंचा और आपको पहले दूर से पानी लेने जाना पड़ता था। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण आलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है। तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है, सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए
और निलंबित अपद्रव होते हैं। क्रियाकलाप 13.2 अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 13.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। देखो, अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं जल में? कार्बनिक अशुद्धियां, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियां, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं, पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो, कोलेरा एवं सल्मोनेला, पेराटाइफी, अन्य सूक्ष्मजीव, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। देखो, क्या अपशिष्ट जल में क्या क्या होता है? कार्बनिक अशुद्धियां, अकार्बनिक अशुद्धियां, जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव। जल शोधन एक महत्वपूर्ण जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाए और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके न्यूटॉन के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 7 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक दीवारों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 13.3 अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ को रेखाचित्र बनाएं। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैन होलों की संख्या मालूम करें। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची तैयार करें। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार क्रियाकलाप 13.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित मल जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 13.4 इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर लें। प्रत्येक चार्ट में परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2-3 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी पैकनली में डालें। इस पैकनली में उपचार से पहले नमूना एक ही चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार
से शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला के बाद से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। बातचीत को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास बातचीत नहीं है तो यांत्रिक विड़ोलक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विड़ोलित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य प्रणाली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पात्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पात्र को स्वच्छ पानी से गीला कर दीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। बचे हुए बातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी प्रणाली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी प्रणाली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। प्रणाली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी प्रणालियों के नमूनों को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल इनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? वालू आप एक प्रैक्टिकल स्वयं करके देखना, ठीक है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित हैं जो जल को संशोधित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाका छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संशोधक अलग हो जाते हैं। अब बाहित अपशिष्ट जल को ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रेट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले जल को एक जाली जैसे यह है, इससे गुजारा जाता है जिससे उसमें प्लास्टिक पन्नी, पॉलीथीन सब अलग हो जाती हैं। अब क्या होता है, इसमें बालू और गिट्टी से गुजारा जाता है। क्या होता है, उसमें छोटे मोटे टुकड़े होते हैं जो कंकड़ पत्थर और प्लास्टिक के छोटे टुकड़े वो से जल से अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैना मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपंक होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाली तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमर्थित्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय
जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। देखो, तीसरे चरण में क्या होता है? पानी को एक ऐसे बर्तन में गुजारा जाता है जिसका मध्य भाग टैंदी के रूप में, जैसे कीप की तरह धंसा हुआ रहता है, जिससे उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वह नीचे बैठ जम जाती हैं। कोई भी अशुद्धि, कीचड़ कीचड़, मलमूत्र सब। फिर क्या करते हैं? पानी को पोत से निकाल कर पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। मतलब हम उसमें जैसे आपने देखा होगा, जो मछली होती ना कांच वाली में, एक्वेरियम, उसमें जो पंप होता है उससे वायु के फुब्बारे जाते हैं पानी में। उसी प्रकार से जैसे जो वायु में जीवाणु बढ़ जाते हैं, और जो अगर थोड़ी मोड़ी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जल में, तो जीवाणु द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में सक्रियत अपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग में जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियत अपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। नदी में जल प्राकृतिक रूप से इन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है, जो बाह्य जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रम के जैसे ही होते हैं। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि हमें बाह्य मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अवशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषय परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला बाह्य जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो, तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा। यह इस प्रकार संभव होगा कि हम कम से कम जल का उपयोग करें, और जिससे कम से कम जल अपशिष्ट के रूप में बहेगा।
अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, अपशिष्ट पदार्थों और संदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि। इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों के में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती हैं, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविकता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों के कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों पर, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भूमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भूमजल कुओं, ट्यूबवेल, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है, अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। बाह्य मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान बाह्य मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। मुझे जानना चाहता है कि हवाई जहाज में बाह्य मल का निपटान कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से मल वहन नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना
चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले जा आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। देखो, निर्वपनीयतामी प्रसंस्करण शौचालय। भारत में इस शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा चारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः क्रमिक केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम एक नई मुहिम शुरू की है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का प्रयुक्त निपटान इत्यादि। निष्कर्ष: अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के 2 तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों का अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रवर्तक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। अपशिष्ट जल। प्रमुख शब्द: अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, अपंक, सीवर, जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ, बाहित मल, बातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। आपने क्या सीखा? प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह बाहित मल कहलाता है। बाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को बाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। यहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते, वहाँ कम लागत के तथा स्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल का उपचार के सह उत्पाद अपंक और बायोगैस हैं। खुली नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का निपटान संभव है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी हो, समझ में आया हो जितना, कमेंट में जरूर बताएं।